जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड में कौन है जो कोयला खाता है? मेरे शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन सच है। झारखंड में एक तबका है, या यूं कहें कि झारखंड और बंगाल का एक तबका है, या यूं कहें कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का एक तबका है जो खाता कोयला है, जो सोता कोयला है और जो सपने में भी सिर्फ झारखंड का कोयला देखता है। आखिर कौन कोयले का चोर है? आम्रपाली मगध प्रोजेक्ट का नाम तो सुना होगा आपने। 2013 में यह शुरू हुआ था, लेकिन जब से यह शुरू हुआ है तब से कोयले का काला खेल भी चालू हो गया। आज इसी काले खेल पर बात होगी, और बात होगी कि आखिर कोयला कौन खाता पीता है, कौन कोयले का चोर है, और ये तमाम बातें होंगी डंके के चोट पर। हम झारखंडियों की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है? खनिज। वो खनिज जो झारखंड की रत्नकरवा धरती अपने गर्भ में छुपा कर रखे हुए। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आप इसे मोस्ट प्रेशियस पोजेशन ऑफ झारखंड भी कह सकते हैं। अब जब खनिज की बात हो रही है तो फिर कोयले की भी बात होनी होगी। झारखंड का कोयला पूरे देश को रोशन करता है। मेरी इस बात से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर बदले में झारखंड को क्या मिलता है? बदले में झारखंडियों को क्या मिलता है? चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना से भारी मात्रा में कोयला स्टॉक से गायब हो गया है। जानकारी के अनुसार सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना के कोयला स्टॉक से 8,75,000 मीट्रिक टन कोयला गायब हो गया है। अब इसकी जांच की आंच सीबीआई तक पहुंच गई है। सीबीआई ने रांची स्थित एसीबी में मामला दर्ज करवाया है और इसकी जांच भी चल रही है। इसकी जांच में सीबीआई जुट गई है। सबसे पहले इस मामले को आप समझ लीजिए, उसके बाद इसके आगे की बातचीत हम करते हैं। मामला दिखाइए। करोड़ का कोयला, आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला गायब। कोयला स्टॉक से 8,75,000 मीट्रिक टन कोयला गायब। सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। एसीबी के पास दर्ज हुई एफआईआर। सीसीएल को 83,63,64,471 रुपए का घाटा। इसका जवाबदेह कौन? आम्रपाली परियोजना के प्रोजेक्ट अधिकारी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर पर मामला दर्ज। 7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। परियोजना पदाधिकारी दिलीप कुमार शर्मा, प्रबंधक शंभू कुमार झा, सीनियर मैनेजर सर्वेयर मगध आम्रपाली एरिया उमेश कुमार सिंह, निहार रंजन साव, मुख्य प्रबंधक खनन मगध आम्रपाली एरिया सीसीएल, पंकज कुमार झा, सीनियर अधिकारी सर्वेयर मगध आम्रपाली एरिया, मेसर्स एएमपीएल, एमआईपीएल, जीसीएल कोलकाता के सभी निदेशक, मेसर्स एएमपीएल, एमआईपीएल, जीसीएल जेबी कोलकाता के ऊपर मामला दर्ज। मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट, जहां खनन की शुरुआत होती है साल 2013 से, पर खनन शुरू होने के साथ यहां टेरर फंडिंग का खेल भी शुरू हो गया, जिसे लेकर एनआईए ने भी अपनी कार्रवाई की थी। तो क्या कोयले का गायब होना टेरर फंडिंग से जुड़ा है? आम्रपाली कोल परियोजना का कोयला चोर कौन? सामने आना जरूरी है। खेल बड़ा है, खिलाड़ी बड़े हैं तो खुलासा भी बड़ा ही होना चाहिए। चतरा से न्यूज 11 भारत के लिए संजय के साथ टंडवा से शैलेश की रिपोर्ट। तो अगर मैं यहां बैठ करके कहूं कि ये चोर कौन है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप? भाई, एक रेप्यूटेड चैनल के एक रेप्यूटेड पोजीशन पर आप बैठ करके और चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हक पर डाका डाल रहे हैं, अब उन्हें आप साधु भी तो नहीं कह सकते। असल में ये कोयला चोर ही हैं। जिन्होंने कोयला गायब किया है, ये कोयला चोर ही। संभव है ये खादी वाले हों, संभव है ये खाकी वाले हों, संभव है कि ये पैसे वाले हों, संभव है कि ये गाड़ी वाले हों, कोई भी हो सकते हैं। मैं इसी पर चर्चा के लिए, मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है।
मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी मौजूद हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी मौजूद हैं, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ फोन पर भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं सुशांतो दा आपके पास आ रहा हूं जी। जब भी मगध आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट की बात आती है, मुझे याद आता है कि मैं एक स्टिंग ऑपरेशन पे गया था, और आम्रपाली, जब भी आम्रपाली इस प्रोजेक्ट की बात होगी, जितनी बार होगी, तो मां अंबे ट्रांसपोर्ट की भी बात होगी। शायद आप इसका नाम आपने सुना होगा पहले। और जब इनकी बात होगी तो फिर हिस्से की भी बात होगी। वहां पर मेरे पास पुख्ता जानकारी है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वहां पर कहा गया कि सर यह हिस्सा हर किसी के पास जाता है। टेरर फंडिंग का जो मामला है, तो पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आप जो हैं वो मतलब हमें डर के मारे आप पैसे दे रहे हैं ना, इसके लिए भी पैसा दिया जाता है कि आप वहां के डर फैलाने वाले संगठनों को भी सुरक्षा देते हैं। आप सोचिए कि मगध आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट है, वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे अधिकारियों को भेजा जाता है जो अधिकारी वहां पर टीपीसी को सुरक्षा दे सके। बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कलकत्ता से लेकर के, दुमका से लेकर के, हर जगह तक के लोग, बड़े बड़े नाम शामिल हैं वहां पर। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि रांची शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर यह खेल चलता है, जिसके जाल पूरे राज्य में फैले हुए हैं, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं उठाता। सुशांतो दा, कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब चूंकि आप तो बहुत भली भांति वाकिफ हैं इस खेल से। जी देखिए, ये जो इसे आप चोर कहते हैं, इसे हम लोग माफिया कहते हैं। कोयला चोर नहीं, ये माफिया, ये गैंग ये काम करते हैं। कोयला निकालने से लेके उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए, वो हर ट्रक पर पैसा मिलते हैं। हर लोग यहाँ पैसा, जिसको आप देख रहे हैं, सारे किसी को पैसा मिलते हैं। जो नजर नहीं आ रहे उनको भी पैसा मिलते हैं। इसे हम लोग माफिया कहते हैं। जो पूरे कोल क्षेत्र में, सिर्फ चतरा नहीं, आप धनबाद से लेकर अगर देखेंगे, हमारे जन्म से पहले ही धनबाद में भी यही हाल थी, वहां भी यही हाल थी। आम्रपाली जो है, आप जो जिस संगठन की नाम बोल रहे हैं, वो तृतीय प्रस्तुति कमेटी है, माओइस्ट से टूट के जो बने हैं, वो कमेटी मिलके वहां पर चला रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वो कमेटी कम है, टीपीसी कम है, लेकिन टीपीसी के डर से, भौं से दिखाते हुए बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए हैं कि लोगों को डरा दो और उनके नाम पर भी आगे पैसा वसूल करते रहो, और इस तरह से चलते रहते हैं। ये दूसरे पूरे राज्य में देखा जाते हैं। नाम किसी की, खाने वाला किसी की, दिखते हैं कोई, बैठे हुए कोई। पूरा चेन सिंडिकेट है, यहां से लेके आपको बनारस तक मिलेंगे। आप देखिए उसे, यहां से लेके बनारस तक मिलेंगे। और रोड पर भी जो चलते हैं, गाड़ियां जो चलती है, उस गाड़ियां सोच लीजिए, उसका भी एक लाइसेंस बनती है, जो जिसे हम कागज के टुकड़े कहते हैं। उस टुकड़ा जिस थाना पे आप दिखा देंगे, वो गाड़ी पार हो जाएंगे। इस तरह से इसका सिंडिकेट चलते हैं, और अरबों खरबों के रुपए के काम है। ये छोटे मोटे नहीं है, रात को दिन को हर समय चलते हैं, और ताकत के साथ ये चलाते हैं। और ये निश्चित तौर पर इसे सफेद पोस्ट को भी साथ है। देखिए, मेरे साथ फोन लाइन पर एक स्थानीय बीजेपी नेता है शुभम जी, तो वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मैं चाहता हूं कि आप सुने कि शुभम आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं। शुभम जी, पूरा झारखंड आपको सुन रहा है, 3.5 करोड़ की जनता आपको सुन रही है जी। आम्रपाली परियोजना की जब भी बात आती है, तो वहां जो खेला चलता है उसकी भी बात आती है। अब आप देखिए, 83 करोड़ का कोयला गायब हो जाता है, किसी को कानो कान पता नहीं चलता। क्या कहेंगे? वहां का स्थानीय एक युवा क्या कह रहा है इसके बारे में, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो सारे पैनल और सारे सुनने वाले श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जी। जब बात यहाँ पे आम्रपाली और मगध कोल माइंस खुलने की हुई थी, तो यहाँ के स्थानीय लोग अपनी जमीन को इसलिए दिए थे ताकि राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान सार्थक हो और उनके रोजगार का भी सृजन हो। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से आम्रपाली और मगध खुला है, तब विवादों का साया इनके साथ रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी जो आप मामला देख रहे हैं, इस मामले पे मैं मांग करता हूँ कि जो दोषी है उनके साथ कड़ा कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ ये भी आग्रह होगा कि सीसीएल से मैं आग्रह करता हूँ, भारत सरकार से और राज्य सरकार से, कि कोई इस तरह का पारदर्शी सिस्टम बनाए, डिजिटलाइज करे,
आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बार बार स्थानीय प्रशासन से और सीसीएल से हमारे स्थानीय विधायक और सांसद ने मांग किया था कि डिस्पैच पॉइंट, काटा पॉइंट और जहाँ पे लोडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जो आज तक नहीं लगा। अच्छा। जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सीसीएल का अधिकारी और कंपनी जो कि उत्खनन कर रही है वही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी बनाती है और कोयले का डिस्पैच करता है, जिससे इस तरह के कामों को बढ़ावा मिलने का गुंजाइश बढ़ता है। मैं मांग करता हूं कि इस तरह का जो भी घटना होता है इस पे जितने लोग संलिप्त है उनके विरुद्ध इस तरह का कार्रवाई करे कि आने वाले जो कंपनी इस तरह का काम करेंगी उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो और इस तरह का घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा शुभम, एक चीज जो समझना चाहता हूं मैं, चूंकि आप तो स्थानीय निवासी हैं वहां के जी, एक दिन में कितने कोयले का खनन होता है वहां से, अंदाजा है? महीने का लगभग 10 लाख कोयले का डिस्पैच होता है हमारे यहाँ से। 10 लाख टन? 10 लाख टन। 10 लाख टन। अच्छा, और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि वहां पर प्रति टन के हिसाब से ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी का हिस्सा बंधा हुआ है, क्या इसकी जानकारी है आपको? देखिए, कितना हिस्सा बंधा हुआ है, किनका क्या बंधा हुआ है, वो तो एनआईए के जांच की रिपोर्ट में अपने आप सामने आ चुका है। तो उस पे जब कोई चीज मामला विचाराधीन होता है किसी भी न्यायालय में तो उस पे विशेष टिप्पणी करने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे धुआं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ आग तो होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम, बहुत कुछ ऐसा था जो आपने हमें जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। ये शुभम थे, स्थानीय वहां के एक दर्शक आप कह सकते हैं, स्थानीय नेता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे साथ सिमरिया के विधायक किशुन कुमार दास साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी मौजूद हैं, हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों का स्वागत कर रहा हूं। देखिए सुशांतो दा, आपसे बात हो रही थी, एक बार मैं किशुन दास साहब के पास ही जा रहा हूं। किशुन जी, 2013 मुझे याद आता है आम्रपाली परियोजना की शुरुआत। अब आम्रपाली परियोजना से, जैसा कि एक स्थानीय शख्स बता रहे थे कि भाई 10 लाख टन हर महीने का वहां से कोयला ट्रांसपोर्ट होता है। अब वहां पर कोयले का कितना बड़ा खेल है ये तो आप जानते हैं, मतलब आप स्थानीय विधायक हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। जैसा कि वो स्थानीय शख्स कह रहे थे कि विधायक जी की तरफ से बार बार मांग होती है कि भाई जहां से कोयला उठाव होता है वहां पर कम से कम सीसीटीवी लगाया जाए, जहां से कोयले ट्रांसपोर्टिंग होती है वहां पर सीसीटीवी लगाया जाए। लेकिन अधिकार लाल फीताशाही वहां किस कदर हावी है कि आज तक सीसीटीवी वहां लगाया नहीं गया। आप स्थानीय विधायक हैं, आपको पता है कि वहां गड़बड़ी हो रही है, आपको पता है कि वहां पर कोयले का खेल चल रहा है। लेकिन देखिए कितने मजबूर हैं हम, कितने मजबूर हैं आप कि हम चाहकर भी उस काले खेल का पर्दाफाश भी नहीं कर पाते और उस काले खेल का को रोक भी नहीं पाते, बंद भी नहीं कर पाते। किशुन दास साहब, देखिए, एक दो बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि झारखंड का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि यहाँ के लोगों का उसका हक अधिकार मिले। ठीक है, लेकिन हम निश्चित तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल माइनिंग क्षेत्र मेरे क्षेत्र टंडवा में है, ठीक है, बावजूद वहाँ पे जिस तरह से जो चीजें आज उभर के आ रही है और सीबीआई जैसे जांच एजेंसी जब इस पर जांच कर रही है, उनके द्वारा एफआईआर किया गया है, तो हमको पूर्ण भरोसा है एजेंसी के ऊपर कि दूध का दूध और पानी के पानी किया जाएगा। और हम मांग भी आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि वहाँ के रैयतों का तभी हक अधिकार मिलेगा, वहाँ के गाड़ी ऑनरों को तभी हक अधिकार मिलेगा जब निष्पक्ष जांच हो जाए और दोषी पर कार्रवाई हो। शैलेश जी, देखिए कोयले का खेल बहुत बड़ा है, मतलब मैं या आप यहां बैठ करके सोच सकें, समझ सकें, चर्चा कर सकें, उससे कहीं ज्यादा बड़ा। अब ये सवाल मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता से नहीं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल एक ऐसे शख्स से है जिसने अपना पूरा बचपन उसी कोयला नगर में गुजारा है, जिसे हम कोयलांचल कहते हैं, जिसे हम धनबाद कहते हैं। बहुत करीब से आपने कोयले को देखा है, उस कालिख को आपने महसूस किया है जो धनबाद की फिजा में उड़ती है। लेकिन आज सिर्फ धनबाद की बात नहीं हो रही, आज धनबाद से लेकर के टंडवा तक बात हो रही है। आप सोचिए कि कितना मजबूत है ये सिस्टम जो कोयले के इस काले खेल में एक्टिव है,
कि 83 करोड़ रुपए का कोयला गायब हो जाता है और किसी को कानो कान पता नहीं चलता, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। शैलेश जी, देखिए, इसमें हम लोग को ये देखना पड़ेगा जो कोयले का उठाव है जी, और अभी जो सिस्टम आ गया है वो जो हम लोग जिसको कहते हैं कि हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, इस दोनों चीज को समझना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग एक ऐसा चीज आया जब हमने ये रियलाइज किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने रियलाइज किया कि जो हम लोग जो गवर्नमेंट इसमें जो भागीदारी कर रही है ये शायद प्रॉफिटेबल नहीं है, और जितना लेबर फोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से हम कर रहे हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें प्राइवेट पार्टीज को इसमें लाना होगा। देखिए, जो मेरा सोच है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद यहां पे कहीं ना कहीं तो कोई चूक है। क्या किसने किस तरह का रिपोर्ट बनाया, क्या रीजंस था, क्यों प्राइवेट पार्टीज को उत्खनन में घुसाया गया, लाया गया, ये एक अपने आप में एक स्टोरी है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए, अभी जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये जब सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आएगी ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा जो खेला है इसको आप एक टर्म दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक हम ये नहीं मान सकते कि ये जो पूरा कोयले का जो घोटाला है या कोयले में जो चोरी होती है वो नीचे से लेके ऊपर तक के लोग मिले हुए होते हैं। इस कड़ी में अगर एक भी शख्स मैं आपको कह रहा हूं, वो भय हो, पैसे का लालच हो, कोई भी कारण हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक भी शख्स इसमें सही निकले तो ये गड़बड़ी नहीं हो सकती है। देखिए, मैं आपको बड़े सिंपल, मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि जो दर्शक हैं वो ये समझ सकें कि ये इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया जाता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। एक ट्रक जो है, कभी भी जब कोयले का उठाव होगा किसी माइन से और कभी भी कहीं पे जाके इसको रखा जाएगा, जैसे एक एरिया जहां से ये माइन से ये कोयला उठा और एक साइडिंग में आके जहां रखा गया, तो है कि एक ट्रक जाएगा, जिस ट्रक के पास चालान होगा वो ट्रक एक पर्टिकुलर चेक पोस्ट से जाएगा, जिस चेक पोस्ट को सीआईएसएफ मैन करती है, ठीक है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहां एंट्री होगी, वो ट्रक माइन में जाएगा। माइन में जब जाएगा तो वहां पे जो पीएसयू है वो अगर बीसीसीएल है तो बीसीसीएल के अथॉरिटीज होंगे, सीसीएल है तो सीसीएल के अथॉरिटीज होंगे, उनके समक्ष ये ट्रक लोड होगा, वहां पे उसकी एंट्री होगी, फिर वो ट्रक चलेगा, कांटा घर में आएगा। अच्छा, इसमें एक कड़ी मैं भूल गया, जब वो ट्रक घुसेगा आपके एंट्री पॉइंट से अंदर घुसेगा माइन में तो कांटा होके जाएगा। कांटा का मतलब है वे ब्रिज, जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में कांटा घर बोलते हैं। जब वो लोड होके कांटा पे आएगा तो वहां पे चालान बनेगा, वो वहां पे बकायदा एंट्री होगा कि कितना कोयला उस पे लोडेड है, ठीक है। फिर उसी चालान के हिसाब से वो सीआईएसएफ के पॉइंट पे आएगा जहां से वो एग्जिट करेगा। गेट ऐसे नहीं खुल जाएगा जी, गेट पे वो सारी चीज दिखाएगा, तब जाके वो गेट से निकलेगा और वो जहां साइडिंग पे उसको गिराना है वहां गिरा देगा वो। अब ये देखिए आप, जो माइन है वहां पे सेल्स ऑफिसर है, डिस्पैच ऑफिसर है, मैनेजर है, सर्वेयर है जो स्टॉक टेकिंग करता है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है। क्या मतलब, सी what the government has done is there are several checks and balances। एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने गड़बड़ कर दी और ट्रक निकल गया और कोयला, मतलब जब गड़बड़ी होगी तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ी करेगा, तभी ये गड़बड़ी संभव है। पूरा सिस्टम, यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको शुरू से लेके अंत तक। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि ये गड़बड़ी हो गई,
किसी ने कहा कि वहां पे सीसीटीवी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मान लिया सीसीटीवी नहीं है, तब भी क्या इतने इतने रैंक एंड फाइल से गुजरता हुआ ट्रक पार हो गया और किसी को पता नहीं चले? ये पॉसिबल नहीं है। अब तो देखिए, अब तो उसमें मुझे बताया गया कि अब तो ट्रांसपोर्टर्स बताते कि एवरी ट्रक जो है इट हैज अ जीपीएस। हाँ, हर ट्रक में जीपीएस होता ही है, आजकल तो होता ही है। तो अगर वो जीपीएस है तो अगर मान लीजिए वो सीआईएसएफ के गेट से निकल भी गया तो वो कहां जा रहा है वो ट्रैक करता है उसको जो है, जो कोल कंपनीज हैं वो एक तो वहां की जो लोकल है वो ट्रैक करती है, नहीं तो हेडक्वार्टर ट्रैक करती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो, मतलब गजब का चीज है ये, गजब का खेला है ये। इतना सब चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बावजूद भी सारी गड़बड़ियां होती हैं। अच्छा, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें सीबीआई का आना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एलिगेशन है इस तरह का और इतने बड़े पैमाने पे है, तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई के सिवा किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की औकात है कि ये पता कर पाएगा। मैं एक बार मैं और हिम्मत है। एक बार मैं सुशांतो दा के पास जाना चाहता हूँ। सुशांतो दा, अब तो तमाम बातें आपने सुन ली। देखिए, हम शैलेश जी के बात के साथ हैं। जो ये मामला है, सोचिए 11 जन इस पर जांच में पड़ेंगे। मतलब जहां से निकले लास्ट तक 11 पोल है, वो सारे बीच में नहीं है, सब ऊपर से निकल जा रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? ये सबको मिले हुए हैं। निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसी जांच करेगी, ये बड़ा नजदीकी दिखेंगे और जांच में वो फंसेंगे। लेकिन हमें बात है कि हमारी जो जमीन ली गई थी, हमारे जो जिनकी जमीन गई है, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि आपको बता दें, ये ओपन कास्ट जो होते हैं अभिषेक जी, ओपन कास्ट होने के बाद उनके साथ जो एमयू, उनके साथ जो एग्रीमेंट होते हैं, जमीन का कॉस्ट मिलने के बाद भी, नौकरी देने के बाद भी, कि ये कोयला निकाल लेने के बाद उस जमीन को फिलअप करके फिर उन्हें वापस करने की बात रहती है। ये तो सोचिए कि हमारे कोयला निकल जा रहे, उसके पैसा भी हमारे पास नहीं आ रहे, ऊपर से इतने करोड़ों रुपया का घपला हो गए, अभी तक इसका कोई कुछ नहीं हुआ। और ये जिस पाली की बात कर रहे, अम्रपाली की बात कर रही है, शुरू से इसी तरह से है। शुरू से सुने जाते थे कि क्या क्या हो रहे। ये अगर इनको ताकत लग जाती है तो किसी संगठन की नाम दे दो, उस नाम पर वो चलेंगे कि उनकी बदौलत ये बाहर निकल रहे हैं। निश्चित हो सकते हैं कि वहां अगर वो काम कर रहे तो वो भी लेते होंगे ट्रक वाले से, निश्चित लेते हैं। लेकिन अगर वो लेते हैं कुछ, दिखते हैं कुछ, और किसी के ऊपर डर खौफ के मारे ये बाहर निकलते हैं और आराम से ये चले जाते हैं इनको जहां पर देना है। जिस ट्रक जाती है उस ट्रक की हर चीज उनके पास है, लेकिन वो ट्रक कैसे निकल जाते हैं ये जांच के बाद ही ये पता चलेंगे। और इसमें सारे लोग होंगे, कुछ लोग निश्चित तौर पर इसके बीचों बीच नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे। और बाकी जितने भी मैं एक सिंपल सा एक गणित जो है वो बता रहा हूं। किशुन जी आप भी ध्यान से सुनिएगा इस गणित को, और शैलेश जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, और सुशांतोदा आप भी। जैसा कि अभी हमें पता चला कि भाई 10 लाख टन कोयला महीने का ऑन एन एवरेज वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, 10 लाख टन। सुशांतोदा पेन लेके आए हैं आप जी? एक बार पेन निकाल लीजिए। नहीं ला। अच्छा चलिए कोई नहीं, शैलेश जी के पास पेन जरूर होगा। शैलेश जी तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो पेन होंगे। शैलेश जी मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ काउंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है। 10 लाख टन अगर एक महीने का कोयला निकलता है, जो मेरे पास जानकारी है कि एक टन कोयला का आज 100 रुपया बंधा हुआ है, जो कि हर स्तर में बंटता है। समय आने पे उसका पुख्ता मैं प्रमाण दूंगा, ठीक है। 100 रुपए भी अगर आप मान करके चलें कि एक टन में 100 रुपए कोयला अगर सिर्फ इसलिए है कि ये काम आराम से हो सके, उस 100 रुपए में सिर्फ वो लोग हैं स्थानीय प्रशासन को मेंटेन करने के लिए, स्थानीय, अगर मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं है, स्थानीय मीडिया को मैनेज करने के लिए, मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं है, स्थानीय पुलिस को मैनेज करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों को मैनेज करने के लिए वो 100 रुपए मैनेज होते हैं। और 100 रुपए सीसीएल के आला अधिकारी, जो एमडी लेवल के अधिकारी होते हैं, जो सबसे सुपर में होते हैं, वो 100 रुपए। अगर 200 रुपए पर टन के रुपए के हिसाब से भी निकाल दिया जाए तो सर आप अंदाजा लगाइए
कि 10 लाख टन के हिसाब से महीने में कितने रुपए पहुंचते हैं इन लोगों के पास? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? शैलेश जी प्लीज काउंट एंड बता दीजिए दर्शकों को। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। किशुन जी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा, आप कहिएगा कि हाँ भारती जी इस बात में आप गलत हैं। नहीं, आपका मैथमेटिक्स ठीक है। और थोड़ा ज्यादा कर ले। और मैं सही वक्त आने पर ये तमाम चीज बाकायदा प्रूफ के साथ यहां रखूंगा किशुन जी, और मैं उस दिन भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए इसमें जी। हाँ शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एकदम हर हमेशा रहेंगे सर। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शैलेश जी। कोट आई विल नॉट कोट। हाँ मैं कोट नहीं करूंगा। एक धनबाद का ऐसा ही कुछ मामला था कि वहां पे बिकॉज ऑफ यही जो नॉर्मल लोकल वहां के जो बिजनेसमैन थे, एक जगह से कोयला उठाव का मामला था, वो लोग ने रंगदारी देने से मना कर दिया था। मतलब उसमें झगड़ा ये चल रहा था कि भाई कितना रुपए पर टन पैसे देने होंगे। भाई वो किसी ने कहा भाई 500 रुपया तक दे सकते हैं हम, किसी ने कहा नहीं अब तो महंगाई का समय आ गया, 1000 रुपया देना होगा आपको। उस कारण से वहां पे मुझे लगता है साल से ऊपर तक वहां पे कोयले का उठाव नहीं हुआ, सिर्फ महज इस बात के लिए कि उसमें कितना रुपया इन लोग को देना होगा। लोग डरते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन ये एकदम से बहुत क्लियर है। ये दिस इज क्वाइट क्लियर कि भाई आप रंगदारी, ये रंगदारी ना हुआ। ये जो आप मतलब एक नॉर्मल 1 टन कोयला में एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? दिस इज टेरर फंडिंग। फिर आप क्या कहते हैं कि उसको आप किसी दूसरे टेरर फंडिंग सी नहीं। देखिए वो टेरर फंडिंग का नाम लगा के वो लोग बच निकलते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि ये जो है ये जहां पे माइनिंग हो रही है वहां पे टेररिस्ट आउटफिट्स है। वही मैं कह रहा हूं शैलेश जी कि दिस इज टेरर फंडिंग। मतलब पर्दे के सामने इसे बता दिया गया कि ये टेरर फंडिंग है। पर्दे के सामने इसे बता दिया गया कि टेरर फंडिंग है। लेकिन ये जो है ये उसके नाम पे ये सारी मतलब भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एज ए लॉयर आई वुड नॉट से ऑल दिस इज सी। आप मुझे काइंडली ट्रैप मत किया कीजिए सब बातों में। आप लॉ वाली बात मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा जी। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, किशुन जी बने रहें, आप न्यूज़ 11 भारत के साथ, सुशांतोदा आप भी बने रहें और शैलेश जी आप भी बने रहें। जल्द हम हाजिर होते हैं डंके की चोट पर, और ये चर्चा अभी जारी रहेगी। अभी इसमें बहुत कुछ है, अभी जाइएगा मत कहीं, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट है इसमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। अभी बहुत कुछ विधायक जी भी बताएंगे, सुशांतोदा भी बताएंगे और शैलेश जी भी बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भाई कोयले का काला खेल जारी है आम्रपाली कोल परियोजना में। अब हमारे साथ सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास हैं, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी समाजसेवी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सुनना बेहद जरूरी है। हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जेएमएम के जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति झा जुड़े हुए हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि दर्शक उनको सुने। पंकज भाई बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। पंकज भाई जैसे ही आम्रपाली कोल परियोजना की बात आती है तो बात आती है गड़बड़ी की। देखिए झारखंड का अधिकार सबसे ज्यादा अगर कहीं मारा जा रहा है तो एक बार सिर्फ यहां पर चले जाइए, आपको दिख जाएगा। कोयले का खेल चल रहा है, 83 करोड़ रुपए का कोयला गायब हो जा रहा है, किसी को पता नहीं है, अधिकारियों की मौज है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने इस कोल प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अपनी जमीन दी, जल जंगल जमीन की धरती में, वही लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, वो विस्थापित। क्या कहेंगे पंकज प्रजापति साहब? जी सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि तमाम ऐसे मुद्दे जो अंचल अधिकारी के माध्यम से भी जमीनों का जो मामला बीच बीच में आता रहा है उसको बहुत मुखरता से
आपने उठाया। जी शुक्रिया। और अभी जो टंडवा में हमारे यहाँ कोल परियोजनाएं चल रही हैं आम्रपाली में, इसमें जो घपला और घोटाले जो 83 और 84 करोड़ रुपया की मामला जो आ रहा है, मैं अभिषेक जी मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जी जी बोले ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो सीबीआई के माध्यम से जो जांच किया जा रहा है, ये बहुत पहले होना भी चाहिए था। इस पर हम लोग पहले भी 1-2 बार नहीं कई बार लिखे भी हैं। और अगर पूरा ईमानदारी से, अगर पूरी निष्ठा से जांच की जाए तो यकीन मानिए इसमें निश्चित रूप से टेरर फंडिंग का मामला आएगा। चाहे वो टीपीसी का मामला हो, जेपीसी का मामला हो, माओवादी का मामला हो या जेएलटी का मामला हो। ठीक है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं तमाम उग्रवादी संगठनों को वहां के माध्यम से रुपया जाता है। और लगभग अब मुझे बोलने में ये भी गुरेज नहीं है कि अगर सही से जांच कर दिया जाए तो निश्चित रूप से कई ऐसे सफेद पोष हैं। मैं आपके बातों से बहुत सहमत हूं और बहुत प्रेरित होता हूं कभी कभी आपकी सच्चाई से, कि आपने कहा कि कुछ पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफेद पोष हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं और पुलिस प्रशासन है। निश्चित रूप से तमाम लोग से कुछ न कुछ लोग जो होते हैं तमाम क्षेत्रों से, वो मिली भगत के बिना ये इतना बड़ा कांड नहीं किया जा सकता है। और समय समय पर इस मामले का उजागर होता रहा है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी मिली रहती है, कहीं न कहीं नेता लोग भी मिले रहते हैं और पत्रकार भी मिले रहते हैं। निश्चित रूप से अगर इसकी जांच पूर्ण रूपेण सही मायने में कर दी जाए तो कितने लोग इस मामले में इसकी जद में आएंगे और उन पे आंच आएगी। मैं आपके माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से, मैं प्रशासन से, राज्य सरकार सहित केंद्र के जितने भी जैसे सीबीआई वाले लोग जांच कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इसमें तमाम बिंदुओं पे जांच किया जाए ताकि यहाँ के। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब एक बार मैं विधायक किशुन कुमार दास साहब के पास पहुंचता हूं। किशुन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आखिरी सवाल यह है कि सर देखिए, जो झारखंड का कोयला है, झारखंड जल जंगल जमीन की धरती है, चाहे वो जेएमएम रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो आजसू रहे, चाहे वो आरजेडी रहे, हर किसी का यही मानना है कि झारखंड जल जंगल जमीन की धरती है। इससे कोई एतराज नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। ठीक है, संभव है वो किसी के लिए सियासी मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए नाक का सवाल हो सकता है, किसी के लिए आबरू का सवाल हो सकता है, वो संभव है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2013 से आज 2021 हो गए। अगर मैं आम्रपाली कोल परियोजना की बात करूं या वहां टंडवा की बात करूं तो अक्सर हर दूसरे दिन न्यूज 11 भारत के पास खबर आता है कि भाई वहां के विस्थापित संघर्ष कर रहे हैं, वहां के विस्थापित आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और फिर मैं देखता हूं कोयले का ये खेल कि असल में जो झारखंड का अधिकार है वो अधिकार तो ऐसे मार लिया जा रहा है जैसे यूं समझ लीजिए कि झारखंड के लोगों को कह दिया गया कि भैया रोज आपको रक्तदान करना है, आपका अधिकार तो हम ऐसे ही मारेंगे। सिमरिया के विधायक इसको लेकर के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार समझना चाहेंगे। टंडवा की कम से कम जनता तो यह समझना चाहती है। देखिए, आपको हम आसमान दिलाना चाहते हैं कि लगभग 1.5 वर्षों के कालखंड में हमने, चाहे वह सीसीएल का मामला हो, चाहे एनटीपीसी का मामला हो, विधानसभा के पटल में भी लाया है। अच्छा। और सरकार का बार बार हमने ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है ताकि वहां के रैयतों का, उनका वाजिब जो हक अधिकार है, चाहे नौकरी हो, चाहे मुआवजा हो, वो मिलना सुनिश्चित हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिपरवार परियोजना 30 वर्ष चलने के बाद पिपरवार बंद हो गया। अब अशोका परियोजना चल रही है। आज भी पिपरवार परियोजना में जिनकी जमीनें गई हैं, उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी पेपर लेके दौड़ रहे हैं, उनको नौकरी मुआवजा नहीं मिली। और यही चीज अगर हम मगध में देखें तो आज भी वहां के रैयत नौकरी मुआवजा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ उनका जो मौलिक अधिकार है, नौकरी मुआवजा उनका जो है वो नहीं मिल रहा है,
और दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं कि वहां घपला हो रहा है तो दिल छलनी हो जाता है कि आखिर किस प्रकार वहां के लोगों का हक अधिकार का हनन किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब विस्थापितों का दर्द को समझना चाहिए और उनका जो हक अधिकार है तो मतलब इस वो विधानसभा निश्चित तौर सत्र पर में, मिलना चाहिए। इस ऐसा मेरा विधानसभा मानना है। सत्र में हम देखेंगे क्या कि किशुन कुमार दास विस्थापितों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं? अभी एनटीपीसी और मगध और पाली के सवाल पे मेरा क्वेश्चन आने जा रहा है और भी बहुत सारे विषय पे आएगा। आप देखेंगे बीते बार जो सत्र हुआ था 17 दिन ही सत्र चला था, उसमें 35 असेंबली क्वेश्चन मेरा आया था। अच्छा, इस बार बहुत आक्रामक ढंग से हम क्वेश्चन लाने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के संदर्भ में सीसीएल एनटीपीसी के सवाल पे, क्योंकि आज भी एनटीपीसी में आंदोलन हो रहा है, आज भी सीसीएल में आंदोलन हो रहा है जो बहुत ही दुर्भाग है। चलिए, बहुत शुक्रिया किशुन जी। चूंकि किशुन जी को अभी कहीं जाना है तो मैं किशुन जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि किशुन जी आपने अपना वक्त दिया हमें। अब मैं एक बार आता हूं शैलेश जी के पास। शैलेश जी, तमाम बातों को जब हम सुनते हैं, किशुन जी वहां के स्थानीय विधायक हैं और उन्होंने किसी बात से इनकार नहीं किया। स्थानीय जो नेता है, मैंने बीजेपी के नेता से भी बात की, वो बात सुना दी आपको, जेएमएम के नेता से भी बात की और वो बात सुना दी। सबको पता है कि हाँ वहां गड़बड़ी हो रही है और सब एक सुर में कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर हम लैग कहां पर कर रहे हैं, दिक्कत कहां पर आ रही है? मतलब अब तक हमने कोई स्ट्रांग कार्रवाई नहीं देखी इन सब चीजों को लेकर के। चूंकि स्ट्रांग कार्रवाई होती तो हम तब मानते जब वहां पर ये चीजें रुक जाती, लेकिन अब तक अगर कुछ रुका नहीं है तो हम यही मान करके चल रहे हैं कि वी आर लैगिंग समवेयर। देखिए, सच कहूं तो पॉलिटिकल विल सी आपका जो ये है, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सारा बागडोर उनके हाथ में है। अगर वो रियल में, अगर वो चाहते हैं कि चाहे विस्थापितों को न्याय मिले या इन सारी चीजों को रोका जाए, तो वो 2 मिनट में रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहां सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है। देखिए, आप मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूं, पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ये बात कि ये रियली एक मानवीय पहलू जो इसका है। देखिए, मानवीय पहलू के बारे में हम जब बात करते हैं, देखिए वहां पे जो विस्थापित लोग हैं उनके बारे में हम बिल्कुल भी सोच नहीं पाते। हम उलझ जाते हैं करप्शन में या टेरर फंडिंग में, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है विच हैज टू बी लुक्ड इनटू। लेकिन देखिए, वो उन विस्थापितों का आप सोचिए जिनकी जमीनें गई, आपने उनको मतलब उनको इतना ज्यादा उलझाया, उनको कितना नॉलेज है, उनको पेपर वर्क इस तरह का आपने करवाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेपर वर्क के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। गलत लोगों ने मुआवजा उठा लिया, फिर जो लोग हक था, जिनका हक था, जिनको मिलना था, एम्प्लॉयमेंट मिलना था या कुछ मिलना था जी, आप उनको इस तरह से दौड़ाते हो एज इफ कि वो बेगर्स हैं, भिखारी की तरह वो दौड़ते हैं। या तो कंपनी के पास दौड़ते हैं या सरकार के पास दौड़ते हैं या वहां पे बवाल काटते हैं कि भाई हमको हमारा जो मुआवजा है या जो हमको एडिक्वेट हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ये पहलू बड़ा ही मानवीय पहलू है जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। भाई, आप अगर इस स्टेट में आपने एक वचन लिया है कि भाई हम जल, जंगल, जमीन और इतनी सारी बातें हैं, देखिए शैलेश जी, ध्यान में रखेंगे, शैलेश कोई जी, भी गवर्नमेंट हो। शैलेश जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं कि मेरे साथ एक स्थानीय शख्स जुड़े हुए हैं जिनका नाम है सुरेश यादव। अब सुरेश जी, मैं आपको इसलिए यहां पर फोन लाइन पर जोड़ रहा हूं चूंकि जो वहां जमीन पर चलता है उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, चूंकि आप इन चीजों को रोज देखते हैं। जैसे ही आम्रपाली परियोजना की बात आती है, जैसे ही कोयले की बात आती है, वैसे ही दिमाग में पॉजिटिव नहीं हमेशा नेगेटिव चीजें आती हैं कि भाई वहां पर कोयले की चोरी चलती है, सबकी बंधी हुई है। अब देखिए 83 करोड़ रुपए का कोयला, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किसी को कानो कान पता नहीं चला। जाहिर सी बात है कि उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। यही कारण है, ऐसे ये संभव नहीं है कि भाई
कोयले के खेल हो जाए और लोग वहां पर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी ना मिले हुए। तो सुरेश यादव इसको किस तरीके से देखते हैं, कार्रवाई किस दिशा में जानी चाहिए? सुरेश यादव साहब। सर, कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि देश का संपत्ति है और अगर कोई अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंपनी मिलकर कोयले का हिस्साखोरी करती है तो ये गंभीर मामला है। इस पर जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए कि अम्रपाली परियोजना से कितना कोयले का भंडारण किया गया और कितना डिस्पैच किया गया। खास करके सीपुर रेलवे साइडिंग से कोयले की ढुलाई आनाधून की गई जी। अब मजे इस बात की है कि अम्रपाली परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी मां अम्बे के द्वारा कोयला निकालने का भी जिम्मेदारी दी गई और उसी कंपनी को सीसीएल के द्वारा टेंडर भी दिया गया सीपुर साइडिंग पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ स्थानीय लोगों को दरकिनार करते हुए और सोर्सिंग कंपनी कोयला निकालने के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर रही थी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सीसीएल प्रबंधन एवं मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं जी। केजरीवाल जी बोलते हैं वो बात मैं कह रहा हूं कि भाई सब मिले हुए हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश यादव साहब। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आज मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, सब मिले हुए हैं जी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई जो पॉलिटिकल विल की बात हो रही है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हो रही है, वो देखने को मिलेगी कभी? नहीं देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर मिलेगी, मिलना चाहिए। आज संघर्ष जहां है वहां मिलेगी। लेकिन हम थोड़ा से पीछे जाना चाहते हैं। विधायक जी जो बात रख रहे थे विस्थापित पर, देखिए, हमारे जमीन ली गए, हम विस्थापित हो गए, ये तो मेरा नेचुरल है। हमें नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगी, सिर्फ यही काम है उनकी। जिनकी जमीन ली गई, हमारे यहाँ आदिवासी मूलवासियों की जमीन ली जाती है, उनको सिर्फ नौकरी के लिए वो 10 साल दौड़ रहे हैं और उनको नौकरी मिल गई, बाकी उनके साथ कोई काम नहीं। उनकी जहां पर जमीन ली गई उनके एवज में उसे जमीन मिलनी चाहिए। और जिस तरह से जमीन, अगर वो तालाब के बीच में जमीन दिए हैं तो उसे तालाब के साथ वो जमीन आपस करनी है। यह सरकार की काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ले रहे तो उनकी काम है। तो ये जो लोग जो एक बना लिए हैं कि हम उनके 10 एकड़ जमीन ले ले और वो विस्थापित हो जाए और उनके घर के 5 जन को नौकरी दे दे और कुछ पैसा दे दे, यही उनकी हक है। इस हक की, हम इस हक के साथ साथ उनकी जो अब सामाजिक हक है, उनकी जो हक बनती है, उसके भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उनके सिर्फ जमीन देकर जमीन लेने का और पैसा, नौकरी उनकी हक नहीं है, दौड़ते हुए रहते हैं। उनके एजुकेशन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उनके बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस तरह से दे दे, हमें लगता है कि कुछ दिन बाद जमीन देने के लिए लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि पिछली जो दिए हैं, जो प्राइवेट कंपनी और इस तरह के कंपनियों को जो जमीन दी है, मैं समझता हूं सुशांतो दा जी, कि भाई जमीन अधिग्रहण का तो यही फंडा है ना, कि जैसी जमीन ली है वैसी जमीन देंगे जी, उसके साथ और सुविधाएं भी देंगे जी, उसके साथ नौकरी भी देंगे जी, और उसके साथ मुआवजा भी देंगे जी। भाई यही फंडा है जी। लेकिन यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा ऐसे है, हमने देखा है, उनकी जमीन ले ली जाती है, उन्हें एक पैसा दे देते हैं, उस पैसे भी पता नहीं दूसरे के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। नहीं, हमने धनबाद के क्षेत्र में देखा है, और उसके एक नौकरी दे देते हैं सिर्फ इसी के लिए। ऐसे नहीं होते। ट्राइबल हमारे यहाँ इस क्षेत्र में अगर आप जमीन लेंगे, अगर जिस जमीन को आप ले रहे, उस जमीन में अगर उनकी घर है, उस जमीन में अगर उनकी तालाब है, उनको रिटर्न बैक उसी तरह से करनी है और उसको मुआवजा भी देना है, नौकरी भी देना है। और उनकी बच्चों को एजुकेशन कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी उस सरकार को सोचने की जरूरत है। लेकिन यहां कुछ नहीं। यहां तो इस तरह डंडा चला के जमीन लेते हैं जैसी उन्हीं की जमीन थी। इसका विरोध होना चाहिए झारखंड में। सिर्फ नौकरी के लिए आदिवासी मूलवासी नहीं है, उनकी जमीन में उनके हक के लिए आप नौकरी दे रहे, कुछ उनको दे नहीं रहे, एक्स्ट्रा आपने क्या दे रहे? एजुकेशन फिक्स करे कि उनके बच्चों को हम यहां पढ़ाएंगे। यहां तो हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटी खोल जाते हैं, जिस जगह पर जिस जमीन जगह यूनिवर्सिटी खोलते हैं वहां के बोलते बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वहां एक सरकारी स्कूल ठीक से तो चलते नहीं है, वहां पर वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज खोल गए लेकिन वहां प्राइवेट छोटे स्कूल नहीं है। हम तो सरकार स्टेट से कहते हैं कि अगर जो आप बोल रहे हैं ना जी, मैं एक ही लेंस से आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, जी, पहले भी दिखाया, फिर से दिखा रहा हूं।
कि एक तरफ आप कोयले की चोरी देखिए जी, कोयले का खेल देखिए जी, करोड़ों में और कितने जीरो ऐड होंगे, मतलब हर महीने मैं उससे आगे तो गिनती ही नहीं आती मुझे। एक तरफ वो देखिए और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भाई अपने अधिकार के लिए जी, कि भाई जमीन ली है तो उस जमीन के बदले कम से कम नौकरी तो दे दीजिए, नौकरी तक नहीं दी जा रही है। जी, ठीक है, जी। यहां पर अधिकारी शिथिल पड़ जाते हैं जब नौकरी देने की बात है, जब अधिकार देने की बात है, और वही अधिकारी यहां पर जब कोयले चोरी की बात आ जाती है तो वहां पर सबसे आगे रहते हैं, टॉप में। तो इसको एक ही लेंस में देख रहे हैं तो फिर कहां पर हम दिक्कत आ रही है बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब जमीन ली जाती है, उनके पैसा की जो बातचीत होती है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो बात हो जाती है जिस कंपनी ने लिए, लेकिन नौकरी देने की बात है तो सफेद कागज में लिखी जाती है। हमने देखा है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो स्टील बैठे बोकारो में हम लोग आंदोलन किए 2014 में, 13 में, 12 में, 9 में देख लिए थे। वहां पर क्या है, जितनी की जमीन ली गई है सबको व्हाइट पेपर पर नौकरी के बारे लिख के दिए हैं, और लेकिन जमीन जिनके खरीदी गए उनसे पहले रजिस्ट्री करा लिए। तो ये जो खेल है बाद में उनको देना कि ना देना, वो मेदांता स्टील प्लांट जो अभी बैठे हुए उनके काम है। लेकिन आपको बता दें कि पिछली सरकार उस टाइम हेमंत सोरेन की सरकार थी और उन्हें 70% जी। मनोज चंद्रा साहब फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहां के पूर्व विधायक के पुत्र भी हैं। वो बचपन से उन्होंने इस क्षेत्र को देखा है। मनोज चंद्रा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क टूट गया हमारा उनसे। सुशांत दा कुछ बोल रहे थे। देखिए, हम बता रहे कि इनको जो हक, जैसे देखिए जब जमीन लेने की बात होती है तो उसमें दलाले लग जाते हैं। दलाल, वहां के जो लोकल दलाल जो रहते हैं, जमीन कारोबारी वहां लग जाते हैं, उनको जमीन दे देते हैं, उनको पैसा जो मिलते हैं, लॉजिकल बात है जी, पैसा जो मिलते हैं वो मिल गए। और उनको नौकरी के बाद तो छोड़ दीजिए, नौकरी व्हाइट पेपर में लिख लिया जाते हैं। जो हम लोग लड़के, हमें पता है कि 6 दिन तक इलेक्ट्रो स्टील प्लांट को बंद किए थे, तब हेमंत की सरकार उस टाइम थी और 70% पर एमयू हुए हैं। अभी लड़का मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। देखिए, उसी लेंस से सारी चीजों को देख रहे हैं। एक तरफ है विस्थापन, जरूरत, संघर्ष, और दूसरी तरफ है कोयले की ये चोरी। अब एक तरफ लोग अपने अधिकार के लिए सोचिए कैसे परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ खेल हो रहा है कोयले का। वही पॉलिटिकल विल तो चलिए ठीक है, वो समझ में आता है कि भाई उस पॉलिटिकल विल की कमी है, लेकिन एक चीज जहां पर हम लैग कर रहे हैं वो लैग है कि ये लोग जो वहां के स्थानीय, शायद वो अपना अधिकार नहीं समझ पा रहे हैं, और ये जो लोग हैं जो ऊपरी लेवल पर बैठे हैं, जिन्हें हम अधिकारी कहते हैं, वो ढीठ है, वो मान करके बैठे हैं कि इन लोगों को अधिकार देना नहीं है, बस ऐसे ही खेल चलता रहेगा, उनकी तिजोरियां भरती रहेंगी। शैलेश जी, देखिए, मैं तो आपको बताया ना, पहले तो एक एक करके मैं बता दूं। कोयला चोरी की आप बात कहते हैं, देखिए इस तो मैंने आपको शो कर दिया। शैलेश जी, इस पॉइंट में मनोज चंद्रा अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड हमारे पास हैं। मनोज चंद्रा जी, आम्रपाली की बात होती है, मां अंबे की बात होती है, कोयला चोरी की बात होती है, सीबीआई की बात होती है, टेरर फंडिंग की बात होती है। मनोज चंद्रा, इन तमाम चीजों को एक लेंस में कैसे देखते हैं? जी देखिए, जैसा भी बता रहे थे, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत अपने अधिकार को नहीं समझते हैं, और यहाँ से अधिकारी हो या अंबे माइनिंग के जो सो मालिक हो, वो मिलके पूरे ये आम्रपाली को अपना चारागाह बना लिए हैं। और यहाँ 2019 से ही, क्योंकि माँ अंबे जो है सो यहाँ माइनिंग भी कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग भी 2019 से कर रही थी। अभी रिसेंटली उनका अभी ट्रांसपोर्टिंग का अधिकार गया है जी। तो इन बीच में ये लोग सीसीएल के जो है बड़े अधिकारी और वहाँ के जो अथॉरिटी हैं सीसीएल के और अंबे के जो मालिक हैं, उन्होंने मिलके एक बड़ा घोटाला किया है। ये समझिए क्षेत्र के लिए बड़ा ये घोटाला है, और देश के लिए बहुत बड़ा, ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा घोटाला है जी। ये 9 लाख टन कोयले का मामला है, और लगभग इसको आका जा रहा 84 करोड़ रुपए से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है तो 200 करोड़ रुपए से कम का मामला नहीं है, सिर्फ 9 लाख टन का मामला नहीं है। अगर ये संपूर्ण जांच की गई तो बहुत बड़ा ये मामला होगा। इसमें मैं आग्रह करता हूँ, तो सीबीआई को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है सो इस मामले को संज्ञान में लिया और ऐसी जांच की। लेकिन इस जांच को बहुत गहनता से करने से बड़े इसमें बहुत, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे बड़ा ये घोटाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। देखिए शैलेश जी,
एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं कि देखिए जितना हम सोच सकते हैं वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उससे बड़ा घोटाला है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट 83 करोड़ रुपीस या इट्स नॉट अबाउट जस्ट 8,75,000 टन कोयले की बात है ना, इससे कहीं ज्यादा और कहीं बड़ा है ये घोटाला। एक फाइनल कमेंट शैलेश जी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मोमेंट सीबीआई टेक्स ओवर द मैटर, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सारी चीजें एकदम सामने छन के सामने आ जाएंगी। और देखिए इसमें कितना चीज है, एक माइनिंग में कितनी सारी चीजें आती हैं, आप देख लीजिए। पहला आता है विस्थापित का मामला, फिर दूसरा आता है चोरी का मामला, तीसरा आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट भी एक इशू है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। आप बताइए कि जितने पेड़ कटते हैं, क्या वो लोग, जो भी कंपनी पेड़ काटती है वो पेड़ लगाती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिस हालत में वो जमीन को लेती है, उस ओवरबर्डन को हटाती है, क्या वो जमीन को फिर वो भरती है, फिलिंग करती है, उसको वापस उस शेप में लाती है? कभी नहीं लाती है। बिल्कुल सही बात है। उसमें एक घोटाला ट्रांसपोर्टेशन का है जी, बहुत सारा। अरे बहुत सारा कुछ है। मतलब बिल्कुल ये सही बात है जो स्थानीय लोग कह रहे हैं। मैं कंक्लूड यही कहूंगा जी, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं शैलेश जी, यही करूंगा, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमारी आपके सोच से कहीं ज्यादा बड़ा ये घोटाला है। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला। और ये हम लोग चाहेंगे एक सीबीआई के पास चला गया है मामला, लेट्स वेट एंड वॉच, और सारी चीजें सामने आएंगी, सारी चीजें। और मैं फिर चैलेंज करता हूं कि नीचे से लेके ऊपर तक एक भी आदमी अगर ईमानदारी से सामने आ जाए तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा आपका, किशुन कुमार दास साहब का भी बहुत शुक्रिया, और उन स्थानीय लोगों का सबसे ज्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने वहां धरातल की स्थिति हमें बताई है। भाई हम तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। टंडवा में जो लूट हो रही है, इस लूट पर रोक लगनी चाहिए। यह लूट ऐसी है जिस पर डंके की चोट पर